यूनिट 2 जो एक तरीके से स्कोरिंग भी है क्योंकि एमपी जीके है इसमें सारी पूरी हिस्ट्री एमपी की आर्ट एंड कल्चर एंड जिसने नहीं समझा कि एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स में कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने चाहिए उसके लिए बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं है। सो मैं आज आपके सामने वो चीजें बताने वाली हूँ जो डायमेंशंस अगर आपने कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आपका यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत ही कम टाइम है इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है पूरा यूनिट 2 में, आप लोग सिलेबस लेके बैठो अभी। और प्रमुख राजवंश, तो देखो इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? पाषाण काल से। अब पाषाण काल में निम्न मतलब सबसे प्राचीन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव ताम्र पाषाण काल, ये 4 पाषाण काल है। फिर उसके बाद आता है हमारा लौह काल, ठीक है। फिर उसके बाद महाजनपद वगैरह आएगा, फिर वैदिक काल आएगा। तो देखो मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में जब पाषाण काल हमको पढ़ना है तो कौन कौन से डायमेंशन कवर करने हैं। सबसे पहला फलाना पाषाण कालीन स्थल, एग्जाम्पल के लिए हथनौरा नामक एक पाषाण कालीन स्थल है, किस जिले में संबंधित है? पहला डायमेंशन। किस पाषाण काल से संबंधित है? पूरा या फिर मध्य या फिर नौ या फिर ताम्र, ये दूसरा डायमेंशन। खोज अगर किसी ने की है तो किसने की है? तीसरा। अगर किसी नदी के किनारे है, जैसे सीहोर में है तो हमको पता है नर्मदा नदी के किनारे ऑलमोस्ट होगा, नदी हो गई। क्या सबसे ज्यादा वहां पे मिला है, मतलब क्यों फेमस है? आखिर आखिर क्यों पूछा जा रहा है सीहोर क्यों हमारे लिए फेमस है? तो वहां पे मानव खोपड़ी मिली है, ठीक है। पहला ऐसा जीवाश्म मिला, वहां से साक्ष्य मिला है। और बहुत ज्यादा डीप में गया या फिर बहुत ऐसा फैक्चुअल पूछा तो पूछा जा सकता है कि खोज तो अरुण सोनकिया जी ने की, लेकिन कब की? तो 5 दिसंबर 1982 में की। लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे नाम जैसे कि भीमबेटका की खोज का जो डेट है, जो ईयर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत भीमबेटका एक तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो सबकी डेट तो याद नहीं रखनी। जैसे सांची हमारा विश्व धरोहर स्थल है तो उसकी पर्टिकुलर ईयर पूछा जा सकता है कि अगर जनरल टेलर ने की, ये सबको पता है, लेकिन कब की? 1818 में। तो कुछ कुछ चीजों के हमको ईयर रटे होने चाहिए। तो ठीक है, पाषाण काल में आपको समझ आ गया 4-5 डायमेंशन। फिर उसके बाद चलेंगे लौह युगीन, तो उसमें सिर्फ हमको एक चीज याद रखना है कि लौह युगीन का क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश में। तो सिंपल से याद रखो, ऊपरी क्षेत्र, भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र, जो ऊपरी चंबल वाला क्षेत्र है, वहां पे मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति पाई गई है, ठीक। फिर उसके बाद अब जब हम आगे चलेंगे, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे कि विंध्य पर्वत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ पे वर्णन किया गया है, किस उपनिषद में या फिर किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो कौशिकी उपनिषद, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में, याद रखना। फिर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में निषाद जनजाति या फिर निषाद जाति या फिर अनार्य जाति का उल्लेख किया गया है, किसमें? कौशिकी सॉरी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब क्या है निषाद जाति? तो मध्य प्रदेश में के जंगली क्षेत्र में रहने वाली ये जो जाति थी या जनजाति थी, ठीक है। फिर रेवोत्तरस, मध्य प्रदेश को रेवोत्तरस बोला है, किस कहाँ पे बोला गया? तो ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इस तरीके से कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख किया गया, ये इंपॉर्टेंट है वैदिक काल के हिसाब से। फिर उसके बाद वैदिक काल में नर्मदा जैसे इक्ष्वाकु वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपको डायमेंशन कवर करने हैं कि इक्ष्वाकु वंश का पहला मतलब जो मुख्य जो शासक था वो पुरकुत था, उसकी शादी नर्मदा से हुई, रेवा से हुई। तो रेवा का नाम नर्मदा किसने रखा? पुरकुत ने रखा। और कौन था? तो मुचुकुंद आया, जिसने मांधाता नगरी को बसाया। किसने मांधाता नगरी को बसाया? सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुचुकुंद ने बसाया। लेकिन उसका नाम माहिष्मति किसने रखा? तो राजा माहिष्मत, जो कि है वंश के राजा थे। फिर कीर्तवीर अर्जुन ने महेश्वर की स्थापना की, जो कि है वंश के राजा थे। पूछा जाएगा कि कीर्तवीर अर्जुन किस वंश से संबंधित है? तो है वंश। महेश्वर की स्थापना किसने की? कीर्तवीर अर्जुन ने। जयध्वज किसका बेटा था? कीर्तवीर अर्जुन ने। तो इस तरीके से आपको ये चीजें बहुत 2-3 मतलब कम से कम 7 से 8 डायमेंशन में आपका वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे शैलाश्रय आएंगे, जैसे भीमबेटका शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पे स्थित है? तो हमको पता है कि होशंगाबाद में, या फिर आप उसको नर्मदापुरम बोलेंगे। रानी माची शैलाश्रय कहाँ है? झिंझरी शैलाश्रय कहाँ है? लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ है? तो कम से कम 8 से 10 ऐसे शैलाश्रय इंपॉर्टेंट है जिनका सिर्फ क्षेत्र आपको याद रखना है, खोज करते वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये सब हो गया। फिर महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 है महाजनपद, लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो अवंती और एक चेदी। तो अवंती को सबसे पहले तो याद रख लो कि अवंती को किसने मिलाया मगध में, मगध जनपद में? तो अवंती को शिशुनाग ने मिलाया और चेदी को महापद्म नंद ने मिलाया। दूसरी बात, अवंती की राजधानी याद रखो और अवंती का क्षेत्र याद रखो। चेदी राजवंश की राजधानी, वहां पे बहने वाली नदी का नाम और वहां के जो प्रमुख शासक हैं उनका नाम याद रखो, ठीक है। जैसे अवंती की 2 राजधानियां, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, उसकी 2 अलग राजधानियां है ना, दक्षिणी की माहिष्मती और उत्तरी की उज्जैन। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर कुछ ऐसे प्रसिद्ध नगर है अवंती महाजनपद के, जैसे कुरनगर और सुदर्शनपुर, है ना। ये सारी चीजें बहुत ही छोटा सा एक पैराग्राफ में कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलेंगे मौर्य वंश, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा कि मध्य प्रदेश में मौर्य वंश के मतलब पहली बात तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से इंपॉर्टेंट है मौर्य काल? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में उसका जो पुत्र था अशोक, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11 वर्षों तक प्रांतपति के रूप में शासन किया, ठीक। किसने? अशोक ने। अब अशोक से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी शिलालेख हैं मध्य प्रदेश में पाए गए, जैसे अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहाँ पाया गया? दतिया में। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। फिर अन्य जितने भी मौर्यकालीन जितने भी अभिलेख या फिर जितने भी स्तूप पाए गए हैं, स्पेशली स्तूप जैसे कि तुमैन का स्तूप पाया गया है। जो तुमैन शिलालेख या अभिलेख है वो गुप्तकालीन है, जिसमें शरदकालीन सूर्य की भांति कुमारगुप्त को बताया गया है, याद रखना। लेकिन जो तुमैन कालीन स्तूप है वो मौर्यकालीन है, ठीक है। फिर उसमें लगभग 11 मौर्यकालीन स्तूप पाए गए हैं तुमैन में। फिर इसी तरीके से देवर कोठार का स्तूप कहाँ है, तो रीवा में है। तो आपको जितने भी मौर्यकालीन आपको इंपॉर्टेंट मिले, क्या अभिलेख मिले, स्तूप मिले, वो आपको सिर्फ क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। और किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से तो संबंधित ही होगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट यही है इसमें सबसे ज्यादा। फिर अगर गुप्त काल में चले, आगे चले, पहली बात रुको, मौर्य वंश के बाद अभी शुंग वंश आएगा थोड़ा सा। शुंग वंश में 4 से 5 डायमेंशन है। शुंग वंश की स्थापना तो जैसे कि सबको पता है किसने की। फिर लेकिन पुष्यमित्र शुंग हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने एक तो ठीक है अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन उसका जो पुत्र रहता है अग्निमित्र, तो उसने विदिशा में शासन किया। शुंग ने अपनी राजधानी तो विदिशा में बनाई, जो कि मध्य प्रदेश में, लेकिन वो वंशज कहाँ थे, तो उज्जैन के। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 8वां शासक था शुंग वंश का, भागवत, उसके शासनकाल में एक हेलियोडोरस आया था राजदूत। उसने कहाँ पे, खाम बाबा गरुड़ स्तंभ का अन्य नाम है खाम बाबा, तो वरुण विष्णु जी को समर्पित एक खाम बाबा का निर्माण करवाया। तो कहाँ करवाया, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे 4-5 डायमेंशन में आपका शुंग वंश कंप्लीट। फिर आएगा आपका सातवाहन में किसने स्थापना की मध्य प्रदेश में, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि यज्ञऋषि सातकर्णी अंतिम शासक था, है ना, सातवाहन वंश का। फिर जो सातकर्णी जो प्रथम है वो बहुत ज्यादा, वो नहपान का समकालीन था। फिर इसको कृष्ण के पुत्र के रूप में भी जाना गया है ना। तो ये और इसको जो सांची का जो स्तूप है उसके दक्षिणी तोरण द्वार में इसका उल्लेख किया गया, किसका, सातकर्णी प्रथम का उल्लेख किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कहाँ से सिक्के पाया गया, सातवाहन शासकों के जो शीशे के सिक्के होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोटीन और शीशा का मिक्सचर होता है जो सिक्का, है ना, तो वो मध्य प्रदेश में कहाँ से पाया गया, तो जबलपुर के सॉरी जबलपुर के त्रिपुरी से पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से सातवाहन वगैरह हो गया। फिर आएगा क्या, विदेशी शासक कुछ आएंगे। विदेशी शासक में कुषाण वंश आएगा, ठीक है। छहरात वंश आएगा। तो छहरात वंश के कुछ 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि कारदामक का चष्टन, तो ठीक है, टॉलमी ने इसको उज्जैन का शासक बनाया, चष्टन। फिर उसका पुत्र जो है रुद्रदामन, ठीक है। तो कहाँ पे इनके सिक्के पाए गए, जैसे चष्टन के सिक्के कहाँ पे पाए गए, शिवपुरी में पाए गए, ठीक है, और उज्जैन में पाए गए, ठीक है। और इसी तरीके से रुद्रदामन का कोई भी महत्वपूर्ण कोई अभिलेख है वो कहाँ पे पाया गया, ठीक है। फिर अन्य जो थोड़ा बहुत जो अन्य शासक है, श्रीधर वर्मन के कहाँ पे शक शासक है, श्रीधर वर्मन का कहाँ पे अभिलेख पाया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 से 4। फिर इसी तरीके से कुषाण शासक में कनिष्क के सिक्के कहाँ पाए गए, शहडोल में। हुविस्क के सिक्के शहडोल में। वासुदेव एक है कुषाण शासक, उसके सिक्के जबलपुर में पाए गए। तो सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विदेशी शासक है जैसे कुषाण हो गया, शक हो गया, जो इंडो ग्रीक है, अन्य शासक जैसे मिनांडर के सिक्के कहाँ के पाए गए, बालाघाट। तो इनके सिक्के आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर अगर गुप्त काल की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है तो वो समुद्रगुप्त है गुप्त काल में, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण का जो अभियान किया है, दक्षिण अभियान में जो उसने विजय प्राप्त की है वो मध्य प्रदेश से होते हुए, दमोह, मंडला, जबलपुर से होते हुए ही दक्षिण क्षेत्र में गया था। जब जा रहा था तो उसने, आप जब पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे ये सारी चीजें, जब वो जा रहा था समुद्रगुप्त दक्षिण साइड, तो उसने सागर में 1 दिन के लिए वहां पे रुका था, और सागर में ही उसने एक शासक श्रीधर वर्मन को हराया था। उसी उपलक्ष्य में उसने एक स्मारक का निर्माण करवाया था। तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसने सागर में एक स्मारक का निर्माण करवाया था शक शासक के विजय के उपरांत, तो समुद्रगुप्त होगा। और समुद्रगुप्त ने सागर को स्वभोग नगर, एरण को स्वभोग नगर के नाम से पुकारा था, ठीक है। तो स्वभोग नगर किसका अन्य नाम है, तो सागर का। और जितने भी अन्य नाम है, चाहे नदियों के, चाहे स्थलों के अन्य नाम, चाहे साहित्यकारों के अन्य नाम, आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त के और ऐसे ही बहुत सारे अभिलेख पाए गए गुप्तकालीन के, गुप्त काल में जितने भी अभिलेख पाए गए हैं वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आएंगे जो इसमें प्रमुख राजवंश है। उसमें देखो प्रमुख राजवंश, पहली बात तो मैं छोटे छोटे जो राजवंश बता देती हूँ, उनमें आपको क्या क्या डायमेंशंस कवर करने ही करने हैं। भले ही छोटे हैं बट वो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि उच्चकल्प, फिर परिवाजरक वंश, बोधि वंश, ये सब छोटे छोटे राजवंश है। तो इनके क्षेत्र, जैसे उच्चकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रीवा सतना के उचहरा क्षेत्र से, यानी सतना क्षेत्र पूरा, ठीक है। फिर बोधि वंश तो जबलपुर की त्रिपुरी में इसकी पूरी मतलब शाखा थी बोधि वंश की, ठीक है। परिवाजरक वंश कहाँ से संबंधित है, मोखरी वंश मध्य प्रदेश के कहा, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में मोखरी वंश था। तो जो छोटे छोटे हैं उनके एटलीस्ट आप संस्थापक याद रखो, ठीक है। जैसे कि एक वैदिक कालीन वंश है कारूस वंश, तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र से संबंधित है मध्य प्रदेश के, तो बघेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन दिया जाएगा बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, तो बघेलखंड। इसी तरीके से पूछा गया है कि सोम वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बुंदेलखंड से, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे जो राजवंश है एटलीस्ट उनके कौन सा राजवंश किस मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन करता था और उनके संस्थापक ये याद रख लो। कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई शासक रहा हो या फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट मिले तो याद रखो। बस 2 से 3 आपको डायमेंशन याद रखने हैं। फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजवंश है उनका मैं बताती हूँ नाम है कलजुरी वंश, मध्य प्रदेश के उसमें परिप्रेक्ष्य
में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश में 2 शाखाएं, एक माहिष्मती और त्रिपुरी। तो त्रिपुरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोकल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की। फिर उसका पुत्र आया, उसमें जैसे गांगेय देव करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलचुरी वंश का। एक युवराज देव प्रथम, तो युवराज देव प्रथम ने जबलपुर में गोलकी मंदिर या फिर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। तो अब आपको पता है कि कोई एक स्थापत्य कला आ गई। संस्कृति स्थापत्य कला अलग से वैसे भी दिया हुआ है, पूरे सिलेबस में छाया हुआ है, तो आपको ये छोड़ने ही नहीं है ऐसे पॉइंट। तो जैसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राजवंश है, उनके एक तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी शासक हैं उनके नाम याद रखने हैं। फिर उसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, या तो स्थापत्य कला में, या फिर कोई महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा होगा किसी के साथ, वो आपको याद रखना है। उनके अन्य नाम याद रखने हैं, उनके ऐसे उपाधियां याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आपको डायमेंशन क्लियर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट में कौन कौन हो गया? पहला हो गया कलचुरी वंश, फिर चंदेल वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चंदेल वंश, फिर मालवा का परमार वंश, इधर राष्ट्रकूट वंश थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आएंगे तो कुछ रियासतें हैं, जैसे कि सिंधिया रियासत, ग्वालियर की जो सिंधिया रियासत है। फिर इधर होलकर राजवंश जो है, भोपाल रियासत, बुंदेलखंड क्षेत्र, गोंडवाना रियासत, बघेलखंड क्षेत्र। तो ये सारे आपको डायमेंशन याद रखने हैं। तो संस्थापक, जब भी राजधानी किसी ने चेंज की हो तो किसने चेंज की और कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे स्थानांतरित की अपनी राजधानी, ठीक है। फिर कोई महत्वपूर्ण उसने कार्य किया है, चाहे उसने किसी साहित्यकार को संरक्षण दिया हो, चाहे उसने खुद किसी भी स्थापत्य कला का निर्माण करवाया हो, या फिर खुद किसी साहित्य की रचना की हो, किसी युद्ध में उसने जीता हो, कोई अन्य उपाधि धारण की हो, तो ये सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर मध्यकालीन काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी मध्यकालीन सुल्तान ने आक्रमण किया, जैसे कि एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि कलिंजर में, जैसे महमूद गजनबी ने कालिंजर में आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो विद्याधर के शासनकाल में। फिर किस साल 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था और महोबा और कालिंजर वाले क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। इसी तरीके से जो अकबर अलाउद्दीन खिलजी है, उसने कब कालिंजर क्षेत्र में कब अंतिम रूप से आक्रमण किया था, किसको भेजा था? तो आइन उल मुल्क को भेजा था। तो ये सारे डायमेंशन आपको क्लियर करने होंगे कि किसने कब आक्रमण किया था। जैसे उज्जैन, इल्तुतमिश ने उज्जैन का मंदिर, महाकालेश्वर का मंदिर कब लूटा, किसने कब लूटा और किसको भेजा, या फिर स्वयं गया, तो कब, आखिर उसका सन, पर्टिकुलर डेट आपको, सन मतलब ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कुछ संधियां हुई हैं मध्यकाल में, वो आपको याद होने चाहिए। और सात संधियां तो बहुत ज्यादा, से मंदसौर की संधि है अंग्रेजों के मध्य और जो होलकर और जितने भी मतलब मराठाओं के बीच हुई थी, तो मंदसौर की संधि हो गई, ठीक है। इसी तरीके से पूना की संधि होगी, तो बहुत सारी जो ग्वालियर की संधि हो गई। तो संधियां किसके किसके भी संधि हुई, किस वर्ष हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और संधि में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो मध्यकाल में फिर जो मालवा में जो किसने स्थापना की, मालवा स्वतंत्र, मालवा में किसने स्थापना की, ठीक, ये याद होना चाहिए। फिर उनके किसी भी सुल्तान के या फिर किसी भी शासक के अन्य नाम आपको याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण युद्ध याद होना चाहिए। फिर आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1857 का विद्रोह, क्योंकि इसमें सीधे दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। 1857 के योगदान में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, लीडरशिप आपको याद रखनी है कि किस क्षेत्र से की गई है। जैसे कि शेख रमजान ने कहाँ से नेतृत्व किया है, तो सागर क्षेत्र से, ठीक है। मऊ से किसने नेतृत्व किया है, मंडला से किसने किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए डायमेंशन। 1857 में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे मुझसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्षेत्र का और नेतृत्वकर्ता का नाम, कि फलाने ने कहाँ से नेतृत्व किया है 1857 में। और अगर किसी ने, जैसे कैंपबेल ने कहीं का, जैसे कि कहीं का विद्रोह अगर दबाने में सफल हो पाए हैं कोई ब्रिटिश अधिकारी, तो वो इंपॉर्टेंट हुआ था, बस छोड़ दो उसके आगे। फिर उसके बाद जितने भी, जैसे बुंदेला विद्रोह में किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया है, कि राजा परीक्षित कहाँ के थे, जैतपुर के थे, है ना, ढिल्लन साहब कहाँ के थे, है ना। तो ये सारी चीजें, और कहाँ किसने धोखा दिया, किसने किसको पकड़वाया है बुंदेला विद्रोह में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह में जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व ने योगदान दिया है, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। टांटिया भील हो गए, चाहे खाज्या नायक हो गए, ये सारे आपको याद रखने हैं, कब कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनके, है ना, याद रखना है। फिर आगे जब 1857 के विद्रोह के बाद भी जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए, तो उनके जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे रीवा का चावल आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, तो इन सभी की आपको डेट विथ ईयर याद होनी चाहिए कि कब, किस डेट पे और कौन से साल शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, किस क्षेत्र में पर्टिकुलर शुरू हुआ। जैसे असहयोग आंदोलन किस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, किस क्षेत्र में और किस डेट को, और किसके नेतृत्वकर्ता, मतलब किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ, है ना। जैसे कि जंगल सत्याग्रह, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस साल और किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ। तो ये 2-3 आपको डायमेंशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा हो गया स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, इस तरीके से आपको सारे डायमेंशंस याद करने हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में जितने भी मंदिरों का निर्माण है, किसने करवाया, अगर कोई करवाया है तो किसने करवाया, मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया, ठीक है। फिर कौन सा मंदिर या फिर कौन सा महल किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कला में पूरे कलाएं आएंगी, स्थापत्य कला, चित्रकला, काष्ठ कला, लौह धातु शिल्प कला, मतलब शिल्प कला, धातु शिल्प कला, बहुत सारे ऐसे, गुड़िया कला, है ना, छिपा कला, ये सारी कलाएं आपको याद रखनी है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जन, और इन कलाओं का क्षेत्र, काष्ठ कला किस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। धातु शिल्प कला मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से संबंधित है। गुड़िया शिल्प कला ग्वालियर में जैसे बहुत ज्यादा फेमस है, तो कहाँ पे, तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं उनकी बोलियां,
तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भील, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर उसके बाद क्या है, गोंड जनजाति, फिर कोल जनजाति, ठीक है, भील, गोंड और कोल। फिर उसके बाद 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनको याद रखना है आपको। तो इनमें सभी की उपजातियां आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, उपजातियां याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है, इनके नृत्य, गीत, इनके पर्व, मेले, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, यानी कि जितने भी साहित्य हैं मध्य प्रदेश में, इसूरी ने क्या मतलब कि साहित्य की रचना की, जगनिक के किस साहित्य की रचना की, संत सिंगा जी ने किस साहित्य की रचना की, कालिदास जी ने क्या क्या रचनाएं की हैं, कौन से महाकाव्य की रचना की है, ठीक है। लोक संगीत में कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, निमाड़ क्षेत्र की लोक कलाएं कौन सी है, बघेलखंडी क्षेत्र की, इसी तरीके से लोकगीत, लोक नाट्य, जितने भी कलाएं हैं कि कौन कौन से त्योहार के क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की साहित्य कार्य एवं कृतियां, तो सब साहित्य कार्य एवं कृतियों को अच्छे से पढ़ लेना है। एक साहित्यकार का अन्य नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर अगर किसी का है तो उनकी जन्मस्थली भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, किस जिले में उनका जन्म हुआ, कर्म क्षेत्र भी कुछ किसी किसी के पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य कि किसने किस साहित्य की रचना की। फिर मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन, तो पर्यटन स्थल, पर्टिकुलर कोई भी पर्यटन स्थल है तो वो किस जिले में संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, उस पर्यटन स्थल में कोई अगर नदी बह रही है उसका नाम, मतलब एक भौगोलिक उसका आसपास का चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर धार्मिक पर्यटन स्थल में जैसे कि मंदिर हो गए और बौद्ध स्तूप हो गए, है ना, जैन धर्म से संबंधित कोई गुफा होगी, तो ये सारी चीजें आपको कि किसने बनवाया या फिर कहाँ से संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस काल से संबंधित है ना, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल 3 है और तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए डीप में, खजुराहो, सांची और क्या है, भीमबेटका, ठीक है। तो तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर लास्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो जनजातीय व्यक्तित्व में सबसे पहले तो जैसे टांटिया भील, तो उनका अन्य नाम क्या है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अगर योगदान दिया है तो किस स्वतंत्रता आंदोलन में और क्या योगदान दिया है। फिर जनजातीय व्यक्तित्व भी कई प्रकार के होते हैं कि कुछ स्वतंत्रता यानी कि ऐतिहासिक जनजातीय व्यक्तित्व, तो कोई अभी लेटेस्ट के जैसे कि जो दहियाबाई बैगो को पद्मश्री मिला है, तो कोई खेल से संबंधित रहे होंगे, तो कोई अलग अलग क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व, तो सभी को आपको कवर करना है। तो इस तरीके से अगर आपने यूनिट 2 को दिया, इन डायमेंशंस को कवर करते हुए पढ़े, बहुत डीप में नहीं जाना है और बहुत नैरो भी नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, संतुलन संतुलन बना के यूनिट 2 को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक ही बुक को बार बार पढ़ा, तो बहुत अच्छे से आप स्कोर करोगे, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।